Good morning, everyone. I am Dr. Rashmi Trivedi, Associate Professor, Mechanical Engineering Department, Sister Gandhinagar, Bhopal. In the previous lectures, we have seen various types of centrifugal governors, what is hunting of governor, stability of governor, sensitiveness of governor, and isochronous governor. In this lecture, we shall be discussing about the what is controlling force diagram. Controlling force diagram for dead weight governors, controlling force diagrams for spring loaded governors, and we will also solve few numericals on Proel governor and Hartnell governor. What is controlling force? Controlling force is basically centripetal force. As we know that when a body rotates in a circular path, there is an inward radial force or centripetal force acting on it. जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट होती है तो उसमें एक इनवर्ड फोर्स लगता है जिसको हम सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं. तो बेसिकली इसी सेंटीपिटल फोर्स को हम कंट्रोलिंग फोर्स बोलते हैं. अब अगर हम गवर्नर की बात करें, गवर्नर किसी पर्टिकुलर एक स्टडी स्टेट पे स्पीड पे रन हो रहा है तो उसमें एक इनवर्ड फोर्स जो लगेगा उस इनवर्ट फोर्स को हम बोलेंगे. बेसिकली इनवर्ट फोर्स वो किस में लगेगा? रोटेटिंग बॉल्स में लगेगा. तो उस इनवर्ट फोर्स जो कि रोटेटिंग बॉल्स पे एक्ट होगा उसको हम बोलेंगे कंट्रोलिंग फोर्स. अब कंट्रोलिंग फोर्स नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इट कंट्रोल्स, बट ये किसको कंट्रोल करता है? रोटेटिंग बॉल्स को कंट्रोल करता है. क्योंकि जैसे स्पीड में वेरिएशन आता है, स्पीड वेरिएशन की वजह से आपकी बॉल्स क्या होती है? उनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होने से बॉल्स हमारी अपनी मीन पोजीशन से या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर देती हैं. तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है. तो जब वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक इनवर्ट फोर्स एक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम. दिस controlling force only. This controlling force is equal in opposite to the centrifugal force. ये जो controlling force है वो equal होता है centrifugal force के, बट इसका डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है. जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है और जो आपका सेंटीमीटर फोर्स या फिर हम कंट्रोलिंग फोर्स जिसे बोल रहे हैं तो कंट्रोलिंग फोर्स आपका इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है. तो ये आपका कंट्रोलिंग फोर्स हो गया. अब कंट्रोलिंग फोर्स अगर हम बेसिकली कंट्रोलिंग फोर्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो कंट्रोलिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द वेट ऑफ द फ्लाई बॉल in case of a watt governor. But in case of a Porter and Proel governor, the controlling force is provided by the weight of the fly ball and also by the weight of the sleeve. क्योंकि अपन ने पोर्टर प्रोएल के केस में देखा था कि हमने उस पे जो स्लीव था उसमें एक मास अटैच किया था सेंटर पे, है ना, जिसको हम स्लीव का वेट कंसीडर कर रहे थे. तो बेसिकली कंट्रोलिंग फोर्स जो है वो पोर्टर एंड प्रोएल के केस में वेट ऑफ द फ्लाई बॉल प्लस वेट ऑफ द स्लीव की वजह से क्रिएट होता है. ठीक है. और वॉट गवर्नर में ओनली वेट ऑफ द फ्लाई बॉल की वजह से प्रोवाइड होता है. बट इन केस ऑफ ए स्प्रिंग लोडेड गवर्नर, अगर हम स्प्रिंग लोडेड गवर्नर्स की बात करें लाइक हार्टनेल, हर्टम, विल्सन हार्टनेल गवर्नर, इनकी बात करें तो इसमें जो कंट्रोलिंग फोर्स प्रोवाइड होता है वो ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स एंड ड्यू टू द वेट ऑफ द फ्लाई बॉल एंड वेट ऑफ द स्लीव की वजह से क्रिएट होता है. तो ये आपका कंट्रोलिंग फोर्स जो है बेसिकली डिपेंड करता है कि किस टाइप का गवर्नर है उसके थ्रू ये प्रोवाइड होता है. अब कंट्रोलिंग फोर्स बेसिकली होता क्या है? कंट्रोलिंग फोर्स क्या होता है? कंट्रोलिंग फोर्स बेसिकली एक ग्राफ होता है जो हम कंट्रोलिंग फोर्स एंड रेडियस ऑफ रोटेशन के बीच प्लॉट करते हैं. इसमें हम कंट्रोलिंग फोर्स को, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि कंट्रोलिंग फोर्स को ऑर्डिनेट में प्लॉट करते हैं और रेडियस ऑफ रोटेशन को एब्सिसा में प्लॉट करते हैं. लाइक रेडियस ऑफ रोटेशन को हम एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं और कंट्रोलिंग फोर्स को वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं. तो बेसिकली ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम. अब ये कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम डेड वेट गवर्नर के लिए, क्योंकि ये आपको दिख रहा है ओ से, ये आपका कर्व है बेसिकली, ब्लू लाइन ये वाली है ना, तो ये आपका बेसिकली कर्व है. तो फॉर एनी डेड वेट गवर्नर्स और वॉट गवर्नर द कंट्रोलिंग फोर्स शुड बी कर्व विच इज डिपेंडेंट ऑन द डिजाइन ऑफ द गवर्नर. गवर्नर की डिजाइन क्या है उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कर्व का नेचर कैसा है. द कर्व कैन बी पैराबोला और इट कैन बी हाइपरबोला, डिपेंड्स ऑन द डिजाइन ऑफ द गवर्नर. तो बेसिकली अगर डेड वेट गवर्नर्स की बात करें तो डेड वेट गवर्नर्स वॉट गवर्नर के केस में आपका जो कंट्रोलिंग फोर्स होता है वो कर्व होता है. ठीक है. बट इन केस ऑफ ए स्प्रिंग लोडेड गवर्नर द कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम विल बी ए स्ट्रेट लाइन.
ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कि कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम आपका जो स्प्रिंग लोडेड गवर्नर के केस में है उसमें आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, और जो आपका डेड वेट गवर्नर्स है उसमें आपकी कर्व होते हैं। बेसिकली द रिजल्टेंट एक्सटर्नल, अब इसको डिफाइन करें, अगर हमको कंट्रोलिंग फोर्स को डिफाइन करना है तो द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द बॉल and act along the radial line towards the axis is called controlling force. तो it is a resultant external force which controls the movement of the ball. जैसा कि अभी अपने previously discuss किया, it controls the movement of the ball and which act along the radial line towards the axis. So this is the controlling force. This force act at the center of the ball. सेंटर ऑफ द बॉल पे एक्ट होता है विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, m ओमेगा स्क्वायर r, एंड कंट्रोलिंग फोर्स F must be equal to m omega square r because controlling force is equal and opposite to the centripetal force. तो F is equal to m omega square r. तो यहाँ से देखिए r को अगर हम इस जाएंगे तो F by r is equal to m into 2 pi n by 60 का होल स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 pi n by 60, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 2 pi n by 60. फॉर कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम इन विच f is plotted against r, so f by r represents the slope of the curve. यहाँ पे देखते हैं आप डायग्राम में, यहाँ पे अगर ये क्या शो कर रहा है आपका f, ये वैल्यू क्या शो कर रही है, ये वैल्यू शो कर रही है r, so f by r क्या रिप्रेजेंट करेगा इसमें tan phi. F by r represent the tan phi and tan phi is the slope of the curve. So slope of the curve is directly proportional to n square. इस फॉर्मूले से F by r is tan phi. So tan phi will be directly proportional to n square because m आपका constant होता है which is the mass of the fly ball. Fly ball का mass during operations कभी change नहीं होता है, तो m आपका constant हो गया, 2 pi by 60 भी constant है, तो n square मतलब tan phi is directly proportional to n square. That means अगर phi में हम changes करते हैं तो हमारी speed में भी चेंजेस होगा. मीन्स अगर phi इंक्रीज होता है तो हमारी स्पीड भी इंक्रीज होगी, अगर phi डिक्रीज होता है तो हमारी स्पीड भी डिक्रीज होगी. तो स्टेबल गवर्नर के केस में स्लोप इन कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम शुड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द स्पीड. अगर हमारा स्टेबल गवर्नर होगा तो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन स्पीड. तो ये एक कंडीशन होगी. अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डेड वेट गवर्नर्स की. डेड वेट गवर्नर्स की स्टेबिलिटी को थ्रू कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम कैसे जज कर सकते हैं अपन. देखिए यहाँ पे एक आपको ये कर्व दिख रहा है, ये रेड पॉइंट, ये आपका एक कर्व है, ठीक है. इस कर्व में कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम है ये, तो ऑब्वियसली कंट्रोलिंग फोर्स रेडियस ऑफ रोटेशन के बीच प्लॉट होगा. इस कर्व में हमने 3 पॉइंट लिए, उन तीनों पॉइंट्स को, ये जो आपको डार्क दिख रहे हैं ये 3 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैंने ओरिजिन से मिला दिया. तो बेसिकली ये जो ओरिजिन से मिलाने के बाद ये लाइन ड्रॉ होती है, दीज आर द स्पीड लाइंस, बिकॉज ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपको स्पीड को शो कर रहे हैं. तो इनको हमने ओरिजिन से मिला के जो ड्रॉ किया, दीज आर द स्पीड लाइंस. अब यहाँ पे अगर इन पॉइंट्स पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, इन पॉइंट से जो कि एक्स एक्सिस को मैं R1, R2, R3 पे इंटरसेक्ट कर रही हूँ. तो R1, R2, R3 आर द रेडियस ऑफ रोटेशन एट पॉइंट 1, 2, 3. तो यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम R1 is less than R2 is less than R3. That means highest आपकी radius of rotation है R3. And अगर डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है तो what is phi1, phi2, phi3? These are the slope of speed lines also. So phi3 is greater than phi2 and phi2 is greater than phi1. That means सबसे बड़ा कौन सा है, phi3. तो phi3 is greater than phi2 and phi2 is greater than phi1. तो अगर आप कंडीशन देखिए तो जैसे हमारी रेडियस बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ रही है, बिकॉज स्पीड इज tan phi, दैट मीन्स स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. सो जैसे स्लोप बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है. तो स्पीड बढ़ रही है और स्लोप बढ़ रहा है, प्लस साथ में आपका रेडियस ऑफ रोटेशन भी बढ़ रहा है. तो जब हमने स्टेबिलिटी की कंडीशन पढ़ी थी तो स्टेबल गवर्नर वही गवर्नर होता है जो आपके पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक डिफाइंड स्पीड होती है. दैट मीन्स कि अगर रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो रही है आपकी तो स्पीड भी आपकी इंक्रीज होती थी उसमें. तो ये जो कंडीशन होती है स्टेबिलिटी की होती है. तो फॉर द स्टेबल गवर्नर अगर हम बात करें तो एज रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेस. सो दिस
curve shows the stable governors कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम। दैट मीन्स इस टाइप का अगर कोई कर्व होगा जिसमें आपकी स्पीड बढ़ेगी, रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, तो इस टाइप का कर्व अगर होगा तो हम बोलेंगे दिस इज द कर्व फॉर द स्टेबल गवर्नर। तो ये आपके स्टेबल गवर्नर की कंडीशन होगी। और वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबल गवर्नर स्लोप ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स CF showing controlling force must be greater than slope of the speed line। अगर ये स्पीड लाइन का स्लोप है तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पे पर्टिकुलर हमारी जो टेंजेंट होगी उसका जो स्लोप होगा वो हमारी स्पीड लाइन के स्लोप से ज्यादा होना चाहिए। तो ये स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है। अब हम अनस्टेबल गवर्नर के लिए केस सेकेंड डिस्कस करते हैं। तो ये कंट्रोलिंग फोर्स है, ये रेड लाइन, ठीक है। इसमें फिर से हमने दो पॉइंट्स लिए, इन दोनों पॉइंट से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जो कि एक्स एक्सिस को मैं R1 और R2 पे इंटरसेक्ट करी है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखिए दिस इज द φ1 एंड दिस इज φ2। ये जो आपकी N2 वाली लाइन है वो मेरी एंगल कितना ड्रॉ कर रही है, φ2, और N1 वाली φ1। अब φ1 इज ग्रेटर देन φ2, φ1 इज ग्रेटर देन φ2, सो N1 इज ग्रेटर देन N2 बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट यहाँ पे रेडियस ऑफ रोटेशन को अगर आप देखिए तो रेडियस ऑफ रोटेशन में R1 इज लेस देन R2। तो एज द रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस स्पीड डिक्रीजेस। इफ दिस टाइप कंडीशंस अराइजेस दिस इज द केस ऑफ द अनस्टेबल गवर्नर। अगर इस टाइप का कोई कर्व होगा जिसमें रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज होगी बट आपकी स्पीड डिक्रीज होगी तो ये आपका अनस्टेबल गवर्नर का केस होगा। तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबिलिटी। अब one more thing, like for unstable governor slope of the controlling force should be less than slope of the speed line। अगर यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भी हम बोलेंगे कि गवर्नर आपका अनस्टेबल गवर्नर है। थर्ड केस हम थर्ड जो है बेसिकली सेंसिटिवनेस के बारे में है कि अगर कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम है आपका और कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम के थ्रू हमें सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर आइडेंटिफाई करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली सेंसिटिवनेस आपको पता है कि सेंसिटिवनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन स्पीड। दैट मीन्स अगर चेंज इन स्पीड ज्यादा होगी तो हमारी सेंसिटिवनेस क्या होगी, कम होगी। अगर चेंज इन स्पीड कम होगी तो हमारी सेंसिटिवनेस ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए दो गवर्नर हैं, गवर्नर 1 एंड गवर्नर 2। यहाँ पे हमने सेम स्लीव मूवमेंट के लिए बात की है, R1 एंड R2 सेम स्लीव मूवमेंट हो रहा है। वहां पे दो ग्राफ यहाँ पे आपको रेड लाइन ये क्या शो करे, दो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम शो कर रहे हैं। अब इन दोनों पे हमने दोनों सेम स्लीव मूवमेंट पे है तो दोनों जहां पे इन लाइंस को इंटरसेक्ट करें उन दोनों पॉइंट्स को हमने ओरिजिन से मिला दिया, उन दोनों पॉइंट्स को ओरिजिन से मिला के हमने लाइंस ड्रॉ की जो कि हमारी स्पीड लाइंस होंगी। तो स्पीड लाइन N1 N2, यहाँ पे अगर दूसरे वाले गवर्नर में हमने N1 डैश N2 डैश ड्रॉ किया तो बेसिकली आप देखिए डेल्टा फाई आपको डायग्राम से स्पेसिफाई हो रहा है, डेल्टा फाई इज ग्रेटर देन डेल्टा फाई डैश। आपका ये जो चेंज है फाई में वो इससे ज्यादा है। तो बेसिकली फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो दैट मीन्स डेल्टा फाई क्या शो कर रहा है आपका, बेसिकली N2 माइनस N1। अब N2 माइनस N1 ज्यादा हो गया किससे, N2 डैश माइनस N1 डैश है। तो अगर N2 माइनस N1 इज ग्रेटर देन N2 डैश माइनस N1 डैश, तो अभी अपन ने डिस्कस किया कि जिसका रेंज ऑफ स्पीड कम होगा वो गवर्नर ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो किसका कम है, N2 डैश माइनस N1 डैश, मतलब सेकेंड वाले गवर्नर का। दैट मीन सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर 2 इज ग्रेटर देन द गवर्नर 1। तो ये आपकी हो गई सेंसिटिवनेस। अब सेंसिटिवनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। दैट मीन्स अगर सेंसिटिवनेस ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी आपकी, तो गवर्नर 2 की स्टेबिलिटी कम होगी व सेंसिटिवनेस ज्यादा होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको थ्रू कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम आइडेंटिफाई करने होते हैं। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग लोडेड गवर्नर की। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट फॉर द स्प्रिंग लोडेड गवर्नर या स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर द कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम विल बी ए स्ट्रेट लाइन। इनके केस में हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखिए कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम है ये, और ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रही है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, mx plus c where m is the slope। सो यहाँ पे देखिए मैंने तीन इक्वेशन ली है, f is equal to ar plus b, f is equal to ar and f is equal to ar minus b।
तो बेसिकली ये तीन कंडीशन क्या शो कर रही हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और आइसोक्रोनस गवर्नर की कंडीशन शो कर रही हैं कि अगर किसी स्प्रिंग लोडेड गवर्नर का कंट्रोलिंग फोर्स की जो इक्वेशन होगी, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम की जो इक्वेशन होगी AR प्लस बी है, तो हमारा गवर्नर कैसा होगा, AR है तो हमारे गवर्नर कैसा होगा, F इज इक्वल टू AR माइनस बी है तो हमारे गवर्नर कैसा होगा। तो बेसिकली इन तीनों इक्वेशंस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे गवर्नर स्टेबल है, अनस्टेबल है या आइसोक्रोनस गवर्नर है। तो देखिए तीनों डायग्राम से आप देखिए, अगर मैं DE इस लाइन की बात करूं तो ये हमारा स्टेबल गवर्नर का केस है। अगर किसी स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर के लिए जो आपका कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम है वो DE कर्व के सिमिलर है तो वो हमारा स्टेबल गवर्नर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा ये क्या हमारा शो कर रहा है, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम, और ये हमारा स्लोप बेसिकली शो करेगा, है ना। तो इसका, और अगर मैं किसी पॉइंट पे यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ इस कर्व में और उसको ओरिजिन से मिला के स्पीड लाइंस ड्रॉ करूँ तो ऑब्वियसली मेरी कंट्रोलिंग फोर्स का जो स्लोप है वो ज्यादा है स्पीड लाइन से। इसके हर एक पॉइंट पे देखिए, इस कर्व के हर एक पॉइंट पे ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, स्लोप ऑफ द कंट्रोलिंग फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ द स्पीड लाइन। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हमारा स्टेबल गवर्नर होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। फिर दूसरी कंडीशन है, ये आपको देखिए O से C जो कर्व ड्रॉ कर रहा है, दिस कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम फॉर द आइसोक्रोनस गवर्नर। व्हाई? बिकॉज एट एनी पॉइंट इन दिस कर्व if we will draw the speed line is similar to the controlling force diagram. So speed line is similar to the controlling force diagram, that means an equilibrium condition. So this is a case of a isochronous governor. Now we will see AB curve. In AB curve, the slope of the AB curve is less than the speed line curve. If we will draw the speed line at any point in this curve, then the slope of the speed line is greater than the slope of the controlling force diagram. So this is the condition of unstable governor, and we know that the equation for this curve will be mx plus c, so AR plus b. For unstable, this cuts the ordinate at below origin, so AR minus b. This cuts the ordinate at above origin, so this is b, basically plus b, this is minus b. This is the same thing which I have already discussed. For the stable governor, Fi must increases as R increases, hence the controlling force curve D for a stable governor must intersect the controlling force axis below the origin. That means अगर stable governor की condition होगी तो जो आपका controlling force diagram होगा वो आपकी y axis को below origin ही cut करेगा. Then the equation of the curve will be of the form of F is equal to AR minus B. So F upon R is equal to A minus B by R. As R increases, F by R increases and thereby tan phi increases. Therefore, this equation represents stable governor equations. Second है आपका B in the above equation is 0. Then the controlling force curve OC will passes through the origin. The ratio F by R will be constant for all radius of rotation. Hence, the governor will become isochronous. Hence, for isochronous governor, the equation will be like this. The third case is for the unstable governor. If B is positive, अगर B हमारा पॉजिटिव होगा तो कंट्रोलिंग फोर्स जो आपका A भी था वो हमारे y एक्सिस को किस पे कट करेगा, एबव ऑरिजिन इंटरसेक्ट करेगा. तो इक्वेशन कैसी होगी, F इज इक्वल टू AR plus B. F by R is equal to A plus B by R. As R increases, speed increases, F by R or tan phi reduces. And this equation cannot represent stable governor. So this is the case of the unstable governor. So this is all about controlling force diagram. Now we will solve a numerical on the Proel governor. A Proel governor has equal arms of length 300 mm. The upper and lower ends of the arm are provided on the axis of the governor. The extension arms of the lower links are each 80 mm long and parallel to the axis when the radii of rotation of the balls are 150 mm and 200 mm. The mass of each ball is 10 kg and the mass of the center load is 100 kg. Determine the
range of speed of the governor. What we have to find? We have to find the range of the speed, and this is the condition of proel governor. Proel governor और porter governor में क्या difference था? The only difference is in its construction. And what is that difference? The difference is the attachment of the fly ball. In case of a proel governor, the fly ball attached at the extension of the lower arm or lower limb. So देखिए सबसे पहले हम इसके गिवन डेटा लिख लेते हैं. PF DF from the diagram. सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करिए. This is the condition for minimum and this is the condition for maximum position. From the radius of rotation, you can judge the minimum and maximum condition. At minimum radius of rotation, the condition will be minimum. At maximum radius of rotation, the condition will be maximum. So ये दो डायग्राम जो है मिनिमम मैक्सिमम पोजीशन के लिए अपन ने ड्रॉ कर लिए. यहाँ पे सारी चीजें. अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है आपका न्यूमेरिकल में ही कि एक्सटेंशन आर्म ऑफ द लोअर लिंक्स आर ईच 80 mm लॉन्ग and parallel to the axis when the radii of rotation of the balls are 150 and 200. That means minimum और maximum दोनों ही कंडीशन में जो आपकी एक्सटेंडेड लिंक है, लोअर लिंक एक्सटेंड हो रही है जिसपे आपकी फ्लाई बॉल अटैच्ड है, तो वो 80 mm है. तो बेसिकली आपकी एक्सटेंडेड आर्म क्या है? B से F तक की ये जो लेंथ है ये हम बोल रहे हैं एक्सटेंडेड लेंथ. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए आप B से F तक की जो लेंथ है वो एक्सटेंडेड लेंथ है. ठीक है. तो ये कितनी है आपकी 80. ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन है. दिस इज पैरेलल और दिस इज द पैरेलल एट मिनिमम एंड मैक्सिमम बोथ कंडीशन. ये हमेशा रिक्वायर्ड नहीं है कि ये पैरेलल हो. ठीक है. तो ये आपकी कंडीशन हो गई. अब यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा अपन ने प्रोएल गवर्नर का डेरिवेशन किया था. तो अल्फा जो आपकी अपर आर्म वर्टिकल से बनाएगी और बीटा जो आपकी लोअर आर्म बनाएगी. ऑब्वियसली ये लेंथ इक्वल है सारी, तो अल्फा बीटा आपका इक्वल होगा क्योंकि हमारी लेंथ इक्वल है. तो अगर मैं 10 फाई निकालूंगी, 10 अल्फा 10 बीटा निकालूंगी तो वो इक्वल ही आएगा. तो ये आपका डायग्राम ड्रॉ है. यहाँ पे mg/2 स्लीव का वेट यहाँ पे है. ये आपका mg फ्लाई बॉल का वेट है. अब mg में स्मॉल m की वैल्यू आपको दी है, कैपिटल M की वैल्यू भी आपको गिवन है. लेंथ ऑफ ईच आर्म्स आर इक्वल. दैट मीन्स ये जो आपकी अपर आर्म है और लोअर आर्म है उनकी लेंथ इक्वल है दोनों हर केस में. ठीक है. तो ये आपकी पूरा डायग्राम है मिनिमम मैक्सिमम पोजीशन के लिए. मिनिमम पोजीशन में हाइट ऑफ द गवर्नर कितना है? h1. मैक्सिमम में हाइट ऑफ द गवर्नर है h2. नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यूज. सो ये अपन ने क्या क्या दिया है? लेंथ दी है आर्म की, एक्सटेंडेड लेंथ दी हुई है, मास ऑफ द फ्लाई बॉल और मास ऑफ द स्लीव दिया हुआ है. R1 R2 मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन में दी हुई है. अब हमने एज्यूम कर लिया है कि N1 आपकी जो है दैट इज द मिनिमम स्पीड व्हेन द रेडियस ऑफ रोटेशन इज 150 mm एंड N2 विद द मैक्सिमम स्पीड व्हेन द रेडियस ऑफ रोटेशन इज 200 mm. डायग्राम में देखिए आपका 150 mm है. जब मिनिमम है तो आपका यहाँ पे स्पीड कितनी है? N1. और जब आपका मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन है तो स्पीड कितनी है? N2. अब N1 N2 आपको पता है. अब इस डायग्राम से देखिए अगर ये पता है, मुझे ये पता है तो मैं H1 कैलकुलेट कर सकती हूँ. कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए. √300 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर. तो सिमिलरली हम H1 और H2 कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए अपन ने H1 और H2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. तो पहले हमने H1 की कैलकुलेट कर ली तो हमारी आई 0.26 क्योंकि PF डायग्राम में देखिए PF is 300, FG is 150. So PG is equal to होगा PF स्क्वायर माइनस FG स्क्वायर. तो ये अपन ने कैलकुलेट कर दी. तो यहाँ से आ गया 0.26 मीटर. अब डायग्राम में देखिए FM is equal to GT is equal to PG. FM is equal to GD is equal to PG. क्योंकि ये सिमेट्री है. यहाँ पे देखिए ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, अल्फा बीटा इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये तीनों इक्वल होंगे. तो यहाँ से ये इक्वल हो गया. तो अब मुझे पता क्या है? BM कैलकुलेट करना है मुझे. तो मैंने H1 निकाल लिया है तो मुझे GD is equal to PG है. तो GD is equal to B कितना होगा? 0.26 मीटर. तो हमने कैलकुलेट किया. तो ये B से M तक FM कितना होगा? 0.26 और
BF हमको दिया हुआ है 0.08। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, mm में पहले पुट कर लीजिए आप 80 + 260 340 mm, तो 0.34 मीटर हमारा आ गया BM। BM कौन सी डिस्टेंस आई है? BM आई है हमारी ये डिस्टेंस, B से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। अभी मैं डिस्कस करूंगी कि ये अपन ने क्यों कैलकुलेट किया है। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे N1। स्पीड का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया था, तो स्पीड के फॉर्मूले में क्या था आपका, BM अपॉन FM, या सॉरी FM अपॉन BM, FM अपॉन BM इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन M इंटू 895/H1। तो FM हमारे पास है, BM की वैल्यू भी हमारे पास है, स्मॉल m कैपिटल M, ये सारी वैल्यूज हमें दी हुई है। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द फ्लाई बॉल, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द स्लीप। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। कहाँ पे स्पीड आएगी? स्पीड आएगी जहां पे मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो यहां से हम N1 निकालेंगे विच इज 170। अल्फा बीटा हमारा इक्वल ही था। अब हम बात करेंगे सेकेंड केस H2 मैक्सिमम कंडीशन के लिए। इस कंडीशन के लिए सिमिलरली जैसे हमने मिनिमम के लिए फाइंड आउट किया, वैसे ही हम H2 इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें हम सारी वैल्यूज H2 फाइंड आउट कर लेंगे, तो H2 आ जाएगा 0.224 मीटर। ये वैल्यू हम अगेन FMGD इज इक्वल टू PG, तो ये आ जाएगा 0.224 मीटर। BM निकाल लेंगे, BM की वैल्यू आ जाएगी 0.304। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, BM की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 0.304 मीटर। तो अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज हमारा ये कौन सा केस है, ये हमारा है ट्रोयल गवर्नर का केस, जब हमारा अल्फा बीटा इक्वल है। तो यहाँ से N2 निकाल लेंगे। N2 इज द स्पीड करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारी आ गई 180 RPM। फॉर्मूले में पुट कर दी सारी वैल्यूज, तो हमारी ये आ गई 180 RPM। तो रेंज ऑफ स्पीड क्या होगी, N2 - N1। तो यहाँ से आप N2 - N1 कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका आ गया 10 RPM। This is the range of speed.